नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए ओमकार चौधरी सर, सीनियर जर्नलिस्ट। सर का अपना यूट्यूब चैनल है ओमकार चौधरी शो के नाम से और ओसीएन नेटवर्क के नाम से। आज हम इस सेशन में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक तो शुभेंदु अधिकारी जी एक नया लॉ लेकर आ रहे हैं, जहांगीर खान की वाइफ अरेस्ट हो गई हैं और उसके साथ-साथ छोटी 2-3 डेवलपमेंट्स और हैं। सेकंड हम लोग कवर करेंगे कल शिंदे जी का गरमा-गरम जो भाषण है और जो टूट रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर से, वो। और थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी, जो आज उन्होंने जो ऐलान किया था अब प्रोटेस्ट का जंतर मंतर पे 1 बजे से बैठने का। भाई सर, आज तो सर फिर भी उन्होंने हिम्मत वैसे दिखाई है, अभी तक टिके हुए हैं जो मेरे पास वीडियो विजुअल्स आ रहे हैं। बट सर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद शुभेंदु अधिकारी जी, क्योंकि ही इज अ मैन ऑन मिशन। अनस्टॉपेबल फॉर्मेट में चल रहे हैं वो। जी सर, ओवर टू यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, 208 सीटें, ये 8 सीटें और ये जो प्रचंड बहुमत है, ये शुभेंदु अधिकारी को बैठने भी नहीं देगा। ये उनको उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का जनादेश है, जिसके लिए वहाँ के सनातनी बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। और उन पर क्या-क्या अत्याचार नहीं हुए हैं, किस-किस तरह के दमन नहीं हुए हैं, कैसे उनको अपमानित नहीं किया गया है, ये सब हमारे, आपके और देश की जनता के सामने है। 2021 में भी चुनाव के नतीजे जब आए थे, उसके बाद हिंसा का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हिंसा हुई थी। लोगों का कत्लेआम किया गया था, उनके घरों की माँ, बहन, बेटियों की अस्मत पर हाथ डाले गए थे, लोगों की दुकानें लूट ली गई थी, उनके घरों में आगजनी की गई थी, उनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया था। करीब 5,000 परिवार असम में जाकर के शरण पाए थे और हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके खाने-पीने, रहने की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। ये लोग भूले नहीं हैं और किस तरीके से ये अ, कोई संदेश खौली में एक माफिया पैदा होता है जो रात्रि में जिसकी इच्छा जागृत होती है 12 बजे के मुझे पराठे बनवा करके खाने हैं, और स्त्रियों को बुला करके वो रात को 12 बजे कौन से पराठे खाए जाते हैं और फिर सुबह तक वो पराठे ही बनाती रही या क्या बनाती रही, ये भी अपने आप में जांच के विषय हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से उस बिटिया के साथ दरिंदगी की गई और उस पर पर्देदारी की गई, यहाँ तक कि उनके परिवार और जो उनके समर्थक थे, उनको भी धमकाया गया। जिस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिशें की गई और जो गुंडागर्दी खुलेआम वहाँ होती थी, उससे लोग आज ही यही तो कारण है कि टीएमसी के कोई भी नेता टॉप टू बॉटम जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं, पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या गिरफ्तार होते हैं, तो किस तरीके से अंडों की और टमाटर की बारिश हो रही है। उनको उनकी जगह दिखाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अब पावर शिफ्ट हो चुकी है। तो जो नए लॉ का आप चर्चा कर रही हैं, जिसके बारे में आज चूंकि विधानसभा का सत्र था और वहाँ एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो मूल भावना है, उसको प्रतिबिंबित करने वाला था। मुख्यमंत्री ने भी गवर्नर की अगवानी गुलदस्ता दे करके की और नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने भी फूलों का गुलदस्ता दे करके गवर्नर की सदन में अगवानी की। और यही तो हमारा समृद्ध लोकतंत्र है। मतभेद हैं तो आप विपक्षी दीर्घाओं से सरकार पर कड़े से कड़े प्रहार कर सकते हैं, लेकिन सदन को चलने ही ना दें, या गवर्नर अगर अभिभाषण के लिए आए तो आप उन पर दस्तावेज फाड़ करके और उनके गोले बना करके फेंकें या उनको बाधित करें, अपमानित करें। ये कौन सा लोकतंत्र होता है जो हमें कई विधानसभाओं में देखने को मिलता है। और अब तो ये लोकसभा और राज्यसभा में भी इस तरह की चीजें होने लगी हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि ये जो सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, समुदाय हैं,
हिंसक भीड़ है, जो बेकाबू हो जाती है, जो पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देती है, या जो लोगों को हार्म करती हैं, वो चाहे पुलिस है, चाहे दूसरे अधिकारी हैं, इन लोगों पर अब पूरी तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। इस कड़े कानून के तहत इनकी संपत्तियां जब्त होंगी। जो नुकसान करेंगे ये सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति का या निजी संपत्ति का, उसकी भरपाई इन्हीं के द्वारा की जाएगी। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकी संपत्तियों को, इनके घरों को, दुकानों को, दूसरे जो इनके प्रतिष्ठान हैं, उनको बुलडोजर से नेस्तनाबूद किया जाएगा, ढहा दिया जाएगा। तो ये कड़ा कानून लेकर के वो, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की अराजकता देखने को मिल रही है, ऐसी अराजकता तो हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलती है। सीएए कानून लागू नहीं होने दूंगी, वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी, एसआईआर होने ही नहीं दूंगी, मेरी लाश पर ये एसआईआर आप कर पाएंगे, इस तरह की धमकियां ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, यानी पावर का जो एक मिसयूज होता है वो पश्चिम बंगाल में हमने देखा है। सीबीआई के अधिकारियों पर अटैक, ईडी के अधिकारियों के सिर फोड़ दिए गए जब संदेश खाली में गए थे। सीबीआई के का जो कार्यालय है कोलकाता में, वहां तो खुद जाकर के मुख्यमंत्री बैठ गई थी, 5-6 घंटे तक धरना देती रही थी। राजीव कुमार जो उस समय पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे कोलकाता के, उनकी गिरफ्तारी ना होने पाए, तो इसलिए सड़कों पर बैठ गई थी और धरना देना शुरू कर दिया था। जब आईपैक के दफ्तर पर और उसके सीईओ प्रतीक जैन के यहाँ ईडी की रेड चल रही थी, तो मुख्यमंत्री दनदनाते हुए पहुंच गई थी डीजीपी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के साथ। वहां जाकर के उनके डिवाइस छीन लिए, उनके दस्तावेज छीन लिए। मतलब एक जंगल राज था कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनको आप काम ही नहीं करने देंगे। तो अभी जो नई सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, उसने पहले जो डिसीजन लिए हैं उसमें एक डिसीजन ये भी है कि जो सीबीआई पर रोक लगा दी गई थी कि वो पश्चिम बंगाल में आकर के जांच पड़ताल नहीं कर सकती, पहले पश्चिम बंगाल सरकार के गृह मंत्रालय से उसको अर्जी दे करके परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी हटाई है शुभेंदु अधिकारी ने। तो वो एक एक करके वो सारी बाधाएं खत्म कर रहे हैं जो केंद्रीय एजेंसियों के मार्ग में उन्होंने खड़ी कर दी थी। और कई केस में ममता बनर्जी भी वांटेड हैं अब। और एक मामला तो बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था कि 1 सेकंड में, अगर मैं ना हूं तो 1 सेकंड में ये विशेष समुदाय के लोग आपको खत्म कर देंगे। इसके अलावा भी ईद के मौके पर उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इन पर मामले दर्ज हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ईडी के भी चक्कर काट रहे हैं, उनसे इंट्रोगेशन चल रही है। सीआईडी अलग एक फेक सिग्नेचर के मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये कब गिरफ्तार हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और अगर राजनीतिक रूप से देखें तो इनकी मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इनके 80 में से अब तक 64 एमएलए टूट चुके हैं। इनके 28 में से 20 या 22 एमपी टूट करके अलग हो चुके हैं। और ये जो टूटन है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसी हालत में अगर शुभेंदु अधिकारी कड़े स्टेप उठा रहे हैं और उन्होंने एजेंसियों को खुला हाथ दे दिया है कि जो भी किसी मामले में इन्वॉल्व है, जो भी भ्रष्टाचारी है, जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है, वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो हो सकता है इसी सत्र में, या हो सकता है कि अगले किसी सत्र में उस कानून को लेकर के आएं और ये बुलडोजर चलाने की उसमें व्यवस्था होगी, संपत्तियां जब्त करने की व्यवस्था होगी, और जो भी इस तरह की तोड़फोड़ में, आगजनी में, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने में दोषी पाए जाएंगे,
प्राथमिक जांच में ही दोषी पाए जाएंगे, उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। मतलब अब ये सारी संपत्तियां आने वाली हैं ट्रेजरी में, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरक्की में थोड़ा सा भी और इजाफा होगा। मैं ये बोलूंगी पैसे का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग बात अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे सर। जब तक थोड़ा स्ट्रिक्टनेस 4-6 महीने वो लागू नहीं हो जाएगा, तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। संपत्ति अटैच हो जाती है, जब्त होने का मतलब है संपत्ति अटैच हो जाती है, और जब तक अदालत का अंतिम फैसला ना हो तब तक वो अटैच रहती है। हो सकता है आगे जाकर के अदालत उन संपत्तियों को रिलीज कर दे। जी। जी। सर ये तो हुआ। जहांगीर खान की वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया गया है सर। मैंने सुना वो बहुत जहांगीर एकदम। खान की वाइफ जो है वो तौकीर रजा की तरह भूल गई थी कि अब सत्ता में कौन बैठा है। तौकीर रजा ने यही तो गलती की थी बरेली में कि वो भूल गया था कि योगी आदित्यनाथ इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बड़ी लंबी लंबी धमकियां दे दी थी उसने। तो बाबा का डंडा जब चलता है और कानून जब अपना काम करता है, तो अभी तक तौकीर रजा को जमानत मिली नहीं है। इतने महीने हो गए हैं, वो जेल में ही पड़ा सड़ रहा है। इसी तरीके से इंतजाम इन्होंने किया था अतीक अहमद का और उसके भाई का, और इसी तरह से इंतजाम कर दिया था मुख्तार अंसारी का। उनके निकलने के कोई चांस बचे ही नहीं थे जेल से। और आजम खान के साथ क्या हुआ है, 100 से ज्यादा मुकदमे उसके सिर पर हैं। मुर्गी चोरी तक के आरोप उस पर लगे हैं। तो इतने मुकदमों के बाद कोई बाहर कैसे निकल पाएगा? तौकीर रजा भी नहीं निकल पाएगा। सर अब ये मुर्गी को मसला है। मुझे वो ये बता दें, इतनी गरीबी छा के पड़ोसियों या इतनी बदतमीजी करनी है? नहीं, पड़ोसियों ने आरोप लगाए थे कि ये मुर्गी चोर भी है, तो वो सब मुकदमे कायम हुए हैं। तो ये जो है, अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी। सर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है अक्रॉस द कंट्री। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एकदम ही इज़ रोड लाइक अ लायन, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये जो टूट रही है, सर उसको थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ? देखिए, उद्धव ठाकरे उन लोगों में हैं जिनको ये गुमान था कि मैं अगर मातोश्री में बैठा हूं तो मैं उसी जबान का इस्तेमाल कर सकता हूं, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे की जबान का इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसी बाला साहब ठाकरे उस समय यूज किया करते थे। बाला साहब ठाकरे का एक अलग स्थान था। उनकी लोग सुन भी लेते थे। जिस तरह से उन्होंने सनातनियों के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है हिंदुओं को जगाने का, झकझोरने का और संघर्ष के रास्ते पर लाने का। राम मंदिर आंदोलन में भी उनका कंट्रीब्यूशन था। और उनके समय में तो एक बार क्रिकेट में पाकिस्तान का मैच रोकने के लिए पिच तक खोद दी गई थी शिव सैनिकों के द्वारा। ये तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए गोल टोपी भी पहनने को तैयार हैं। तो विचारधारा और सिद्धांतों के मामले में अगर देखें तो ये पासंग भी नहीं है अपने पिता के। उनकी विरासत के मठाधीश तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। और जो गठबंधन उनके पिताजी ने बनाया था भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री पद हथियाने के लिए, इन्होंने वो गठबंधन भी छोड़ दिया। और केवल छोड़ा नहीं, बल्कि अमित शाह पर भी बहुत भद्दे आरोप लगा दिए कि बाला साहब ठाकरे के कमरे में उन्होंने ये वादा किया था कि 2.5 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस, 2.5 साल शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री रहेगा। जबकि अमित शाह ने उसी समय कह दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो उन्होंने गठबंधन तोड़ा, और गठबंधन तोड़ करके किसके सहयोग से सरकार बनाई थी? देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार निरंतरता में मुख्यमंत्री बनने वाले थे, जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अब जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो ठीक वैसी ही हैं जैसी जून
2022 में हो गई थी। इनकी पार्टी टूटी थी। इनके 13 एमपी टूटे थे 18 में से। इनके एमएलए टूट गए थे, 56 में से 16 बचे थे और 40 चले गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। आज भी हालत ये है कि इनके 20 एमएलए चुन करके आए हैं। इनको यकीन नहीं है कि ये 20 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जिस तरीके से 9 एमपी चुन करके आए थे और उनमें से 6 निकल गए, एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए, तो इनको लगता है कि एमएलए भी टूटेंगे, एमपी तो टूट ही गए और चूँकि दूसरी बार टूटे हैं, एक बार 2022 में टूटे और एक बार अब 2024 में जो चुने गए, उनमें से भी 2/3 निकल गए। तो अब जिसको इतनी मार पड़ रही हो, जिसकी इतनी पिटाई हो रही हो, राजनीतिक पिटाई हो रही हो, तो वो कम से कम दहाड़े मार कर रोएगा तो सही। तो वही दहाड़े मार कर के रोता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे। तो स्थापना दिवस था कल शिवसेना का। दोनों ने ही अपनी-अपनी सभाएँ की हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। अ, उद्धव ठाकरे उसमें कह रहे थे कि मैं आगे चुनाव ही नहीं लड़ूँगा। मुझे ज़रूरत क्या है चुनाव लड़ने की कि अगर जाना ही है, अगर मेरी पार्टी को तोड़ना ही है, तमाम तरह की बातें उन्होंने वहाँ पर कही हैं। तो कुल मिलाकर के उनसे ज़्यादा बोलते हैं उनके तोते, यानी संजय राउत। और संजय राउत फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे और वो कह रहे थे कि अ, किसी ने एकनाथ शिंदे पर कोई सवाल किया था, तो वो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो कोई महान नेता नहीं है और जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएँगे, पावर से बाहर हो जाएँगे, उनके तन पर कपड़े भी नहीं बचेंगे। तो वही आपने इस पार्टी का एक तरीके से सत्यानाश किया है। ये बड़बोला आदमी अगर ना होता, तो शायद उद्धव ठाकरे का दिमाग भी खराब ना हुआ होता। और ये शरद पवार के कहने पर या दूसरे नेताओं के कहने पर इसने जो बेड़ा गर्क किया है शिवसेना का, उसी का नतीजा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले पार्टी टूटी और अब फिर टूट रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसका सीधा-सा जवाब ये है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे करना चाहती है, यानी उसको लीडर बनाना चाहती है। पार्टी के नेता उसको लीडर मानने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे करके उनको लीडर बनाना चाहते हैं। पार्टी के नेता उनकी सुनने को तैयार नहीं है, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। शरद पवार ने अजित पवार पर, जो कि संगठन को चलाने वाले और संघर्षशील और अपना पूरा समय पार्टी को देने वाले थे, उनकी जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे कर दिया, उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो एनसीपी भी टूटी, शिवसेना भी टूटी, ममता बनर्जी की पार्टी भी टूटी। और अगर कांग्रेस पार्टी लगातार विफल हो रही है, तो उसकी वजह भी पुत्र मोह है। अगर राहुल गांधी को ये सोच कर के सोनिया गांधी लगातार प्रमोट करती रही, लगातार उनके ऊपर दांव लगाती रही और उन पर क्या हो तो पार्टी पर दांव लगा रही हैं कि हमारे खानदान से एक चौथा प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। अगर मेरा पति प्रधानमंत्री था, मेरी सास प्रधानमंत्री थी, सास का पिता अगर प्रधानमंत्री था, तो मेरे बेटे को भी होना चाहिए। अब बेटे में काबिलियत है या नहीं है, ये वो भूल जा रही हैं। तो बेटा भी आगे कर दिया, फिर बेटी को भी ले आई, खुद भी राज्यसभा की सदस्य हैं। एक ही परिवार से 3-3 लोग संसद सदस्य हैं। तो लोगों का मोहभंग तो होता ही है। जो पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ दशकों से खप रहे हैं, मर-मिट रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये परिवार है, जो संगठन पर अपने वर्चस्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। 1998 से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 1998 से 2025-26 तक भारतीय जनता पार्टी के 11 अध्यक्ष बदल चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो ये बड़ा अंतर है। वहाँ छोटे स्तर से अपना राजनीतिक जीवन और संघर्ष शुरू करने वाले
एक सामान्य कार्यकर्ता को भी ये होप रहती है कि कभी ना कभी मुझे कभी नंबर सर्वोच्च आएगा। सर्वोच्च पद तक जाने का अवसर मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हम देखते हैं, एक चाय वाले का बेटा, एक 3 बार का मुख्यमंत्री, 3 बार का प्रधानमंत्री, और लोकप्रियता और जनविश्वास में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे भी तो ये लोग सीख लेने को तैयार नहीं है। तो जितनी वंशवादी पार्टियां हैं, इनका तो देर सवेर यही हश्र होने वाला है जो होता जा रहा है। सर एक और वंशवादी पार्टियों में एक और का नाम जुड़ने वाला था, पर जुड़ते जुड़ते एकदम निक ऑफ द मोमेंट रह गए, क्योंकि राघव चड्ढा दामाद नहीं बने। नहीं तो वो भी वंशवादी पार्टी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। आज कॉकरोच जनता पार्टी 1 बजे से प्रोटेस्ट करिए सर जंतर मंतर पर। सुबह 9 बजे आना चाहिए था इनको, 1 बजे से क्यों? सर कम वो से कम वेट कर रहे थे कम हो जाए ना, तो देखिए 1 बजे रखेंगे, आते आते 3 बज जाएंगे, 2 घंटे में प्लस माइनस चलते करके चलते, तो फिर थोड़ी पूरे छाव हो दिन जाएगी। पूरे दिन का तो होना चाहिए था ना। ये सब, चलिए, लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, ये सब अवसर मिलना चाहिए। तो अगर कहीं किसी की महत्वाकांक्षा है तो भी, अगर किसी को किसी व्यवस्था से समस्या है तो भी, प्रदर्शन करने का, धरना देने का, अपनी बात कहने का, भाषण देने का तो बिल्कुल अधिकार है। जब तक कि आप कानून हाथ में नहीं लेते हैं, या अराजकता पैदा नहीं करते हैं, या अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के, मुंह से बाहर जाकर के किसी तरह की बकवासबाजी नहीं करते हैं। लेकिन इसके इसको लेकर के थोड़े संशय हैं। संशय इस बात के हैं कि हमने वो 13 महीने का आंदोलन भी देखा था, सो कॉल्ड फार्मर्स मूवमेंट, दिल्ली में किया गया था। इसके बाद भी हमने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले वो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर तमाशा भी देखा था, जो दिल्ली पंजाब से लाकर के कुछ जत्थेदारियां बैठा दी गई थी, कुछ किसान यूनियन के नेता बैठा दिए गए थे, जिनमें एक वो हरी पगड़ी वाला वृद्ध व्यक्ति कह रहा था कि राम मंदिर के चलते ये मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है और इसको नीचे लाना है। समय माड़ा है, थोड़ा है, और काम बहुत बड़ा है। यानी वो वहां ला करके बैठाए थे मोदी की लोकप्रियता कम करने के लिए। और इसी तरीके से 13 महीने का जो आंदोलन ये दिल्ली में किया गया था, इसके पीछे भी एक सोची विचारी साजिश थी कि इतना लंबा खींच दो इसको। और लंबा खींचने में कोई उनको परेशानी नहीं थी, देश विदेश से फंडिंग हो रही थी, तरह तरह के संगठन जो भारत विरोधी हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को रास्ते से चलता करना चाहते थे। कुल मिलाकर के गेम ये था कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को इतना उत्तेजित कर दो, इतना बाध्य कर दो, रास्ते रोक दो, लोगों को हार्म करो किसी भी तरीके से, कि वो बल प्रयोग करें, लाठी चार्ज करें, कुछ बुलेट वगैरह चल जाए। तो अगर 5, 7, 10, 20 आदमी काम आ जाएं, मारे जाएं, तो फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार को बदनाम करो। वो हुआ नहीं। मोदी सरकार ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खा रखी हैं। उसने कहा कि 13 महीने नहीं, 13 साल तक बैठे रहो, हम तुम्हें छेड़ेंगे ही नहीं। और उनको वापस जाना पड़ा फिर। सर उन्होंने टाइमिंग बड़ी अच्छी चूज की थी सर, विंटर टाइमिंग चूज की थी, इसलिए समर होता तो भाग गए होते 2 ही दिन में। हाँ, लेकिन नवंबर में वो खत्म हुआ और उसके बाद फरवरी में 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और फिर उसी साल के आखिर में 2 और राज्यों के चुनाव होते हैं, हिमाचल और गुजरात के होते हैं। तो उनका गेम प्लान जो है वो बहुत सॉलिड था, जो भी उसके पीछे लोग थे। लेकिन उसका फायदा किसको मिला? कांग्रेस को तो नहीं मिला, कांग्रेस की तो सरकार चली गई पंजाब में, वहां केजरीवाल को फायदा मिल गया।
तो इसलिए ये जो आंखें खोल करके देखते रहने की जरूरत है कि ये अचानक बंदा बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते रातों रात जो है ये वायरल होता है ऑनलाइन मीडिया में, और फिर उसके कुछ चाहने वाले भी और रंग बिरंगे कॉकरोच भी देखे गए पहले प्रदर्शन में जंतर मंतर पर। तो अचानक कैसे इतने समर्थकों का जमावड़ा लग जाता है, इसके पीछे कौन है? तो उस समय भी कुछ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देखे गए थे, और आज के धरने में भी कुछ आम आदमी पार्टी के चेहरे वहां दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि अरविंद केजरीवाल की कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता आजकल, दिल्ली की जनता ने उठा करके इनको बाहर फेंक दिया, और इसी तरीके से पंजाब में भी अब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। विधानसभा में खड़े होकर के चीफ मिनिस्टर टुल्ल होकर के भाषण देते हैं, जो किसी की समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर पता लगता है कि उन्होंने बेअदबी की है, सिख गुरुओं के बारे में भी उसकी भी जांच बैठ गई है। तो ये इतनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली के बाद अगर पंजाब से भी उनका सफाया हुआ जैसे कि उम्मीद की जा रही है, तो फिर इनकी राजनीति भी किनारे लग चुकी होगी, इनका अस्तित्व खत्म होने में भी ज्यादा समय लगेगा नहीं। इसलिए अब कोई ढूंढ करके कॉकरोच लाए हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, कि कॉकरोच तब तक जिंदा रहता है या जब तक पनपता है, जब तक कि वो उजाले में ना आ जाए। अंधेरे में तो ठीक है, सिलेंडर के नीचे पड़ा हुआ है, किसी तख्त के नीचे पड़ा हुआ है, किसी अंधेरी जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो प्रकाश में आता है तो चारों खाने चित्त होता है, और फिर कोई जूते से उसको मसल करके निकल जाता है या हिट छिड़क देता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये सरकार हिट का भी प्रयोग नहीं कर रही है। इसको पता है कि ये अब सामने आ गए हैं तो अपने आप ही इनकी अंत्येष्टि होनी है। आम आदमी पार्टी का दूसरा ये पर्टिकुलर कॉकरोच जनता पार्टी पर सर नाम बड़ा खराब लगा है। थोड़ा अच्छा नाम तो सर रख ही सकते थे। आधी लड़कियां तो वैसे ही नहीं आएंगी इनके उसमें। कॉकरोच नाम सुन के कौन जाएगा? ना सीरियसली कोई लेगा, ना ना वो लड़कियां उसको पसंद करती है। मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर कुत्ता जनता पार्टी भी रखते तो सर लड़कियां पहुंच जाती वहां पे। मैं लड़कियों की मानसिकता बताई, क्योंकि वे लव डॉग्स, मेजोरिटी ऑफ अस लव डॉग्स। मतलब कुछ भी रखते, कॉकरोच छोड़ के तो लोग जाते हैं। बट ये कॉकरोच नाम रखने से इन्होंने आधी जनता तो वैसे ही काट दी है। लड़कियां वैसे ही कॉकरोच देख के डर जाती है, मम्मी पापा भाई बहन सबको बुला लेती हैं घर में, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। इनकी पार्टी में कौन जाएगा? सुनने में हंसी आ रही है सर, बट इट्स अ फैक्ट। दैट नेम इटसेल्फ इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड वेरी रिपल्सिव नेम। तो ठीक है, चलने देते हैं, इनका भी थोड़ा जश्न, इनका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, ओमकार सर का चैनल है ओमकार चौधरी शो एंड ओसीएन नेटवर्क, 2 चैनल है सर के। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।